Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. प्यारे बच्चों, हम इससे प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ पावर को डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिकल पावर, उसका फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, वर्क का रेट, उसको डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हम वहां तक जो रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस पर भी बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी से मुतल्लिक। तो आइए इसे शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टाइटल है वो है कि एनर्जी और इसकी टाइप्स। ये बात आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताई गई थी। वो ये कि बच्चों, वर्क हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल वर्क। ठीक है, वर्क चाहे मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल हो, उसके लिए जरूरत होती है एनर्जी की, और एनर्जी वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं। तो आज हम एनर्जी और उसकी टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, क्योंकि दो तरह के वर्क्स हैं, इसलिए एनर्जी को भी बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, और फिर इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज एनर्जी? किसी बॉडी की वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। ठीक है, वर्क करने की एबिलिटी। अब आप देखते हैं तो देखा जाए तो हीट एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी में एंटर होती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करती है। तो ये जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना है ये भी एक वर्क है, लेकिन ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, आप समझते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप वाकिफ हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं। तो आखिर बुनियादी तौर पर हम एनर्जी को किन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं? यहाँ एक आपको डायग्राम दिखाई गई है एनर्जी के हवाले से, उसकी टाइप्स की। तो एक है मैकेनिकल और एक है नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो एसोसिएटेड है मैकेनिकल वर्क के साथ, यानी वो एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क के नतीजे में गेन हो या लॉस हो, उसको कहते हैं मैकेनिकल। और ये नॉन मैकेनिकल है, गो के इनका भी वर्क के साथ ताल्लुक है, लेकिन वो वर्क मैकेनिकल नहीं होता। जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, ये सारी, वैसे देखें ना, खाना अगर पक रहा है चूल्हे पे तो वर्क तो हो रहा है, लेकिन ये मैकेनिकल वर्क नहीं है। सो इसके लिए जो हीट यूज हो रही है ये मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चूंकि हमारा ताल्लुक है इस चैप्टर में मैकेनिकल वर्क के साथ, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं मैकेनिकल एनर्जी को। आइए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करने लगे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी जो किसी बॉडी के साथ मैकेनिकल वर्क के नतीजे में इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो आप ये कहेंगे वो एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क के लिए चाहिए। सिंपली इसकी दो टाइप्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। आप 9th 10th में इनके नाम से वाकिफ हैं। हम काइनेटिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेंगे, और यही आपका आज का लेक्चर होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? बड़ी आसान डेफिनेशन है, वो एनर्जी जो कोई बॉडी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन। यानी जब कोई बॉडी मूव कर रहा होगा तो आप कहेंगे इस वक्त इसके पास जो एनर्जी है, मूविंग बॉडी में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे भागता हुआ बच्चा, उड़ता हुआ परिंदा, फ्लाई करता हुआ एरोप्लेन, ठीक है, एक रनिंग कार, ईच एंड एवरीथिंग जो इन मोशन में होगी, तो वो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी वो कहेगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे गुलेल में एक पत्थर आपने रखा और उस पत्थर को रखने के बाद उसे खींच के छोड़ा, तो खींचने से पहले, यानी जब आपने उसको छोड़ा नहीं था, खींच के रखा था, तो उस गुलेल के अंदर वो जो रबर है या जो भी लचकदार मटेरियल है, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि अभी हमने आपको पढ़ानी है, वो उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। यही वजह है कि पत्थर जब गुलेल से निकलता है
तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह एक बॉल को शॉट खेली जाती है या गोल्फ की बॉल को फेंका जाता है या एक फुटबॉल को किक मारी जाती है, जैसे ही थ्रो किया जाता है तो वो फौरन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा उस बॉडी में होगी जो मूव कर रहा है, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जैसे ऑल मूविंग बॉडीज के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो मैथमेटिकली आप 9th में इसको पढ़ के भी हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। ये के ई है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होती है। अब इसको हम छोटा सा प्रूफ भी कर लेंगे। और एक पॉइंट याद रखना, किसी भी बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड में, यस किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है। इस बात को हम नेक्स्ट भी देखेंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि ये ग्राउंड लेवल है, जमीन की सतह है, और इस ग्राउंड लेवल पर हम इस ग्राउंड लेवल को इस तरह हाईलाइट करते हैं, और यहाँ पर एक बॉडी है या एक बॉल है जो जमीन से कुछ हाइट पे हमने अपने हाथ से पकड़ के रखी हुई थी। चलिए मैं इसको इस तरह से फिल कर लेता हूँ कि ये एक बॉल है या कोई बॉडी है जिसको हमने जमीन से कुछ हाइट पे रखा हुआ था और इसे पकड़ के रखा हुआ है, अब इसे छोड़ा नहीं है। तो हम जानते हैं कि इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, तो जमीन इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो डाउनवर्ड है। तो ये ग्राउंड डाउनवर्ड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लगने पर ये बॉडी जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करा रही है, भाई वर्क करा रही है। तो जाहिर है जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट करेगी, इसकी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज करती जाएगी और इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी। इसका मतलब है हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगती जाएगी, ये मूव करता जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ये गेन करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये वर्क डन बाय द फील्ड हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे को मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कब गेन होती है। किसी कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, ठीक है ना। और हमने ये भी साबित किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेटा जब वर्क करती है तो बॉडी काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है। उम्मीद है कि बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंकता हूं तो क्या होगा। ये कुछ बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं बेटा, आप ख्याल किया करें, मीटिंग जैसे ही आपको लिंक मिले आप फौरन इसको एक्सेप्ट किया करें, टाइम को का ख्याल रखा करें। अब देखें ना, अगर मैं इस तरह करता, चलिए मैं आपके समझाने के लिए एक बात और कर रहा हूँ कि अगर इसी तरह से जमीन की सरफेस है और हम एक बॉडी को सीधा नीचे से ऊपर को फेंकते हैं, तो जाहिर है नीचे से ऊपर खुद तो नहीं जाएगा, हम इसे थ्रो करेंगे। मीन्स के जब हम इसे थ्रो करेंगे तो हम इसको एक वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे ऊपर को। तो जब वेलोसिटी से फेंकेंगे तो यकीनन इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अब क्या है कि बॉडी तो मूव कर रहा है नीचे से ऊपर को, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है, नीचे को। तो अब क्या होगा, अब मामला उलट होगा। अब ये होगा कि बॉडी की वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती 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 आखिर उस बॉल या बॉडी ने रुक जाना है। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट वर्क हुआ, क्योंकि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऊपर को। तो हम कहेंगे जब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बॉडी गेन कब करता है, जब वर्क डन बाय द फील्ड हो, और काइनेटिक एनर्जी लॉस कब होती है, जब वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो।
यही वजह है कि काइनेटिक एनर्जी कम होती 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगी जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऊपर को जाएगा। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी क्योंकि वर्क डन बाय द फील्ड हो रहा था, बाय द फोर्स हो रहा था। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इन बातों को अब आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिखाऊंगा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अपनी बात को आगे लेकर जाएं। हैव यू टेकन? वेल, मैं ये ऑल ड्राइंग रिमूव कर रहा हूं और मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जा रहा हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस बात का छोटा सा प्रूफ भी तो होना चाहिए कि कैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम भी बना दूंगा और इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। हम कहते हैं फर्ज करें एक बॉडी जिसका मैस m है, वो जमीन पर हॉरिजेंटल सरफेस पे पड़ा है और आइडियल केस में जमीन को हमने ले लिया फ्रिक्शन लेस। ठीक है, जब तक फोर्स नहीं लगेगी वो बेचारा पड़ा रहेगा, उसके कोई उसकी काइनेटिक एनर्जीज नहीं होगी। अब हमने क्या किया, हमने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी पहले तो जीरो वेलोसिटी थी ना इनिशियल, अब उसकी वेलोसिटी v बन गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, t। मींस के फोर्स लगने पर t टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज होके 0 से v हो गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, d। अब इस चीज को जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम ये कहते हैं कि बच्चों ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस हॉरिजेंटल सरफेस पर एक बॉडी इस तरह से पड़ा था और ये अभी तक अपनी पोजीशन को संभाले हुए ये रेस्ट पर है और ये हमारी ग्राउंड सरफेस है जो आपको दिखाई जा रही है। आपने गौर करना है कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स के लगने पर बॉडी की वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी 0, बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही अब एक्सटर्नल फोर्स लगी तो बॉडी की वेलोसिटी वी आई से अब यानी 0 से वी एफ हो गई और वी एफ को नाम हम वी भी दे सकते हैं जब दो वेलोसिटीज में से एक 0 हो जाए, वी एफ कह लें या वी कह लें, आपकी मर्जी। तो अब ये रुकेगा नहीं, अब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रोड को हमने वैसे ही क्या कह दिया, फ्रिक्शन लेस। इसका मतलब है एवरेज फोर्स के लगने पर उसने फर्ज करें कि डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया और डी डिस्प्लेसमेंट कवर होने में टी टाइम लगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी वी आई से क्या हो गई, वी एफ। तो जाहिर है जब फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट फोर्स के जेरे असर बॉडी की वेलोसिटी वी आई से हो गई वी एफ। तो बेसिकली फोर्स ने क्या किया, फोर्स लगने पर बॉडी ने वर्क किया। देख लें डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ना, तो क्यों ना हम इस वर्क को कैलकुलेट कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि जितना वर्क बाहर वाली फोर्स ने किया उतनी बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है। आइए इसको चेक करते हैं। गौर से देखें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम भी मौजूद है t। तो अब हम ये बात करते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप वाकिफ हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आयशा शबीर, मैं बच्चे रिपीट कर देता हूँ, गौर करें। मैंने ये कहा कि देखें एक बॉडी एट रेस्ट पड़ा था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0, फ्रिक्शनलेस रोड है, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हो जाती है। तो मैंने वी एफ को वी कह दिया सिंपल, और वेलोसिटी वी आई से वी एफ होने के दौरान उसने डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो डी वो डिस्प्लेसमेंट है जिस दौरान वेलोसिटी चेंज हुई और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और उस टाइम का नाम क्या रखा, टी। जी पता लग गया? आयशा शबीर पता लग गया बच्चे, देखकर
तो अब हम थर्ड इक्वेशन को देखने लगे हैं। थर्ड इक्वेशन में ठीक है ओके, थर्ड इक्वेशन में 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, दोनों वेलोसिटीज है, तो s की जगह d पुट कर देंगे। हेयर वी आई को हमने क्या लिया, 0, फाइनल वेलोसिटी को v कह दिया, और a किसके बराबर है, न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं, f ओवर m। तो ये सारी बातें यहाँ पे रखी जा सकती हैं। s को पहले d कहा, d फॉर डिस्प्लेसमेंट, यही इक्वेशन दोबारा लिखी, और फिर इस इक्वेशन में a की जगह f ओवर m आ गया, d एज इट इज, वी एफ की जगह v का स्केयर, वी आई के जगह 0। अब प्यारे बच्चों एफ डी एक तरफ कर ले, एफ डी तो m यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड। एफ डी क्या है, ये वो वर्क है जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया बॉडी को v वेलोसिटी देने में। तो जो वर्क बॉडी पर किया गया, मैंने क्या कहा था कि कोई बॉडी कितना वर्क करता है, जितनी उसमें एनर्जी हो। तो बेसिकली बॉडी ने जितना वर्क किया वो उसकी गेन, बॉडी पर कितना वर्क किया गया ये उस बॉडी ने गेन की गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो एफ डी जो कि वर्क होता है, और वर्क कितना है, जितनी बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन की, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेयर, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर कम वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम गेन होगी, ज्यादा वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन से कैलकुलेट कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू वाकई 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, और जब स्क्रीनशॉट ले लें तो मुझे बताएं, ताकि मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने रख सकूं। जी बच्चों, हैव यू टेकन, आंसर जरूर किया करें ताकि ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं इसको अब नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, ये सारी ड्राइंग पहले इरेज करता हूँ, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये फार्मूला आपके पास आ गया। गो के इसके प्रूफ की आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन चलो वंस अगेन पता होना चाहिए, माइंड में रिफ्रेश हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करती है बॉडी को वेलोसिटी देने के लिए, वो वर्क कैलकुलेट कर ले, तो वो 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। ये बात हम अब कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट नंबर 1 देखें, अगर मैस किसी बॉडी का कांस्टेंट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की डबल हो जाए तो 2 यहाँ पे पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, आप कहेंगे 4। ये एमसीक्यू भी है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, यस, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो ये एमसीक्यू आपके सामने पूछा भी जा सकता है, और मैंने आपके सामने डिस्कस भी कर दिया। आगे एक छोटा सा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान। मान लीजिए कि एक बॉडी के पास जो उसकी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। हमने क्या पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या होती है, P इज इक्वल टू एम वी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, जस्ट मैग्नीट्यूड एम वी, मैस और स्पीड या मैस और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। इसको सामने रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ी है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 को बाहर कर लिया, m के इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया m। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैंने सिंपल E लिख दिया, टोटल एनर्जी काइनेटिक ही है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह बेटा क्या आएगा, आप कहेंगे p स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन, ये भी एमसीक्यू में पूछा गया है, और वो ये है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर m। ठीक है, होपफुली यू गेट इट, के ये रिलेशन अब आपको पता लग गया होगा। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान। आइए अब हम इससे नेक्स्ट अपनी बात को आपके सामने रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए,
मेक इट क्विक, और देर नहीं लगानी बच्चों, ले लें तो देन आप मुझे बताएं। जी, हैव यू टेकन? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वेल, काइनेटिक एनर्जी पर बात हमने कर ली। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो बच्चों हमने कहा कि जो बॉडी इन मोशन होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। किसके इक्वल होती है? कि उसको मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ा बेसिकली, ठीक है। एक बॉडी को मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के गेन के बराबर होता है। और फिर ये बताया कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। यहाँ से आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। नेक्स्ट मैकेनिकल एनर्जी की टाइप है, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से आपने समझना है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी एक बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी पोजेस करता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक मिसाल देता हूँ। आपने तीर कमान जरूर टीवी में देखा होगा या पिक्चर्स में देखा होगा, अखबार में, तस्वीर में, किसी भी जगह। आखिर जब तीर को कमान में रखते हैं तो रखने के बाद छोड़ते हैं तो क्या होता है आखिर ऐसा कि वो कमान उस तीर को फेंक रही है? तो आप कहेंगे कि तीर कमान के अंदर ऐसी पोजीशन में रखा गया कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन आप एक मिसाल और गौर कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ये जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये जमीन की सरफेस है और जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके अंदर एक बॉडी है जिसको आपने रखा है। अभी हमने तो इसको धक्का नहीं दिया, हमने तो इसको पकड़ के रखा था, लेकिन जब छोड़ा तो ये मूव किया नीचे को। इसके अंदर इसने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया। तो आखिर कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इसको मूव करा रही है? तो आप कहेंगे इस वक्त ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऐसी पोजीशन पर है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इस पर वर्क कर रहा है और वर्क करेगा जब इसको छोड़ेंगे। सो ये पोजीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसी बॉडी को जमीन की सरफेस के एन ऊपर रख दूं तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं करा रही। तो आप कहेंगे कि इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये वर्क करे। तो वर्क बेसिकली फोर्स का फील्ड ही कराता है, और वो तभी कराता है जब बॉडी किसी खास पोजीशन में हो। अब ये पोजीशन को, जैसे मैंने तीर कमान की मिसाल दी कि आखिर एक कमान जिसमें तीर रख के उसको खींचा हुआ था, तो खींचने की हालत में उसके अंदर बच्चों एक एनर्जी पोशीदा है जो तीर को छोड़ने के साथ ही वर्क करेगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में उस तीर की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ये इंटर कन्वर्जन में हम ये सारी बातें देखेंगे। फिलहाल हम अपनी बात को लेकर आगे चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो छुपी हुई एनर्जी है जो किसी बॉडी के अंदर होती है जो उसको वर्क कराएगी। अब ये पैदा कब होती है, इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में याद रखना, या मैं 3 पॉइंट्स लिखूंगा, उनको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कब गेन होती है? जब वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करें। बड़ी अहम बात की। जब हम पत्थर को नीचे से ऊपर को फेंकते हैं तो होता क्या है? देखें, फेंकें या उठा के रखें, दोनों सूरतों में हमें, जैसे ये एक बॉडी था, ये कोई ब्लॉक था, हम इसको जमीन की सरफेस से उठाते उठाते एक खास हाइट तक सीधा ऊपर लेके आए। तो हमने क्या देखा कि इस वक्त हम बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर कराया ऊपर को। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो लग रही थी डाउनवर्ड। तो बताएं ये वर्क पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? आप कहेंगे सर ये वर्क नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से ये वर्क नेगेटिव है, लेकिन इसके नतीजे में बॉडी मुसलसल हाइट गेन करता जा रहा है
और यहाँ पर अगर हम इस बॉडी को छोड़ दें तो क्या ये यहाँ पे पड़ा रहेगा? आपका जवाब है नहीं। इसका मतलब है इस पोजीशन पर आने पर इसने एक ऐसी एनर्जी हासिल कर ली है जो हमें नजर नहीं आ रही, उसी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब छोड़ेंगे तो ये भागता हुआ ऐसे आएगा और जमीन के ऊपर आके हिट करेगा। इसका मतलब है अब इसको जो डाउनवर्ड मूव कराया जा रहा है तो ये हो रहा है वर्क डन बाय द फील्ड। अब डिस्प्लेसमेंट नीचे को और फोर्स भी नीचे को। तो आप देख रहे हैं कि अब वर्क हो रहा है बाय द फील्ड और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है जो मैंने पहले बताया था, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी यूज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा कब हुई? जब हमने किसी बॉडी को फील्ड के अगेंस्ट जोर लगा के मूव कराया तो हमें एनर्जी लगानी पड़ी। सो एनर्जी लगाएंगे, यूज करेंगे तो बॉडी अगेंस्ट द फील्ड जब वर्क करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो गेन करता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करें तो बॉडी गेन करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करें, कोई भी, याद रखिएगा, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जब वर्क करेंगे तो उस फील्ड के अंदर यानी उस फील्ड की अंदर बॉडी पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर बॉडी को वर्क कराने की सलाहियत रखती है। तो उम्मीद है आपको ये बात पता लग गई होगी। मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर जाता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड लिमिट के अंदर होती है। अगर आप स्प्रिंग को इतना खींच दें कि लचक की हद खत्म हो जाए, इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाए, तो क्या वो स्प्रिंग वापस आएगा? नहीं। आप कमान में तीर को रखें और कमान को इतना खींचें कि लचक ही खत्म हो जाए, तो क्या वो कमान उस तीर को फेंकेगी? तो आपका जवाब है नहीं। आप एक पत्थर को जमीन की सरफेस से उठाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि इन्फिनिटी तक ले जाएं, यानी जहां जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाए, तो क्या पत्थर वापस आएगा? तो जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने से पैदा होती है, एक, और दूसरा फील्ड लिमिट के अंदर होती है। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, थिंक, सोचें, क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है? एक बात तो कॉमन है कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने से पैदा होती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है तो बेसिकली अगेंस्ट द फील्ड वर्क होता है। और क्या कमाल बात है कि कोई चीज बढ़ते 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 बिल्कुल जीरो हो जाए। अब ये मैं आपको एक छोटा सा नुक्ता दे रहा हूँ, इसका जवाब आप कल मुझे देंगे कि क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, जिसमें तीसरा पॉइंट मैंने आपको दिया है सोचने के लिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से मुतल्लिक कुछ बातें थी। अब हम किसी एक मिसाल को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कब पैदा होगी? कॉमन सेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब पैदा होगी? मैं इसको थोड़ा सा वक्फा देके, पहले आप, उम्मीद है ये बात क्लियर कर चुके होंगे। मैं इसको अब ये सारी जो अपनी बनाई ड्राइंग थी इसको मैं इरेज करने लगा हूँ और इसके साथ ही आपके साथ कुछ बातें हैं जो डिस्कस होने लगी हैं। हम बात करने लगे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? जमीन की सतह के करीब जब कोई बॉडी जमीन से किसी हाइट पर होगा तो उसमें जो एनर्जी होगी उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते थे, जब किसी बॉडी को, इधर देखें, जब किसी बॉडी को, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड उठाएंगे तो वो एनर्जी जो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करने से बॉडी गेन करेगा, जब उसको h हाइट तक उठाया जाएगा तो जो एनर्जी वो गेन करेगा अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने पर, यानी जब h हाइट तक उठाया जाएगा तो उस एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो कोई भी बॉडी जमीन से h हाइट तक खुद ब खुद नहीं आ सकता। कब आएगा? मैंने पहले बताया, जब अगेंस्ट द फील्ड वर्क किया जाएगा। ठीक है?
तो जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क किया तो बॉडी एक खास हाइट तक आया, तो उस तक आने के लिए जितना वर्क करना पड़ा वो इक्वल होगा उस पोटेंशियल एनर्जी के जो बॉडी ने ले ली। मतलब अगर आपने 10 जूल वर्क किया तो बॉडी के पास 10 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसे छोड़ेंगे तो वही पोटेंशियल फिर किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। हाइट कम होती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है एक मैकेनिकल एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट भी होती है। इस पर हमारा एक लेक्चर नेक्स्ट भी आएगा वो डिटेल से। आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, लेकिन ये हर पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। तो अब इसको हम छोटा सा प्रूफ भी कर लेते हैं कि कैसे। तो मैं अब ये सारी बातें इरेज करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके चलता हूँ। हम कहते हैं कि फर्ज करें एक बॉडी जिसका मैस m था, उसको सीधा ऊपर को उठाया h फासले तक। m मैस के बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उठाया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कब उठाएंगे, जब बॉडी की ग्रेविटी के अगेंस्ट आप एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कि किस तरह से। हमने एक बॉडी को उठाया h हाइट तक जमीन की सरफेस से, तो हुआ क्या, हुआ कुछ ये, जरा इस डायग्राम में देखिएगा। इस डायग्राम में आपके सामने मैं कुछ इस तरह रख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस सरफेस में हम एक इस सरफेस पर एक बॉडी को बनाते हैं और इस बॉडी को जमीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएंगे और ये एक खास डिस्टेंस तक मूव कराएंगे और इस बॉडी को हमने h डिस्टेंस तक मूव कराया। अब हुआ क्या, देखें एक बात तो कंफर्म है कि हमने जब इसको उठाया तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ी जिस फोर्स का नाम है एक्सटर्नल फोर्स। सारे बच्चे पहले मुझे इस बात का आंसर करेंगे, क्या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर देखा जाए एक्सटर्नल, तो क्या ये वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें ताकि मैं आप इस बात को आगे लेके जाऊं। विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स क्या ये वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है? शाबाश, एक आंसर आया अभी तक। पोटेंशियल एनर्जी की स्लाइड शो करवा दें। मैं अभी बेटा पोटेंशियल एनर्जी को ही डिस्कस कर रहे हैं, ये मुकम्मल कर लें फिर मैं प्रीवियस भी दिखा देता हूँ। मरियम अरशद ने कहा नेगेटिव, लेकिन मैंने बेटा कहा एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से। तो देखो बॉडी अगर एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से बात करें तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट और फोर्स दोनों पैरेलल हैं, तो फिर तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे रुबीना कोसर का आंसर आपका ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से तो क्या अब भी ये वर्क पॉजिटिव है? तो आपका जवाब है यस या नो, जल्दी बोलें। फरा शौकत, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से भी ये वर्क पॉजिटिव है? नो। इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है नहीं, अब ये वर्क नेगेटिव है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी, वर्क का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना ये डिपेंड करता है फोर्स पर कि हम किस फोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं। मैं यहाँ इस स्लाइड को थोड़ा यूज कर लूं। मैं अगर बताऊं कि हमें कितना वर्क करना पड़ा बाय द फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, F डॉट डी। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से बात करें तो आएगा एंगल F डी कॉस 0 डिग्री। अगर एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से बात करें कॉस 0 कितना होता है 1 F डी इंटू 1। और आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ी, जितना बॉडी का वेट है mg, और किस फासले तक लेके आना पड़ा h तक। तो बेटा ये जो वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने किया उसकी वैल्यू तो आ गई mgh। तो बताएं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी ये फोर्स वर्क कितना होगा? तो आपका जवाब होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी यही वर्क होगा माइनस mgh, बस माइनस का फर्क आएगा। इसका मतलब है हम
ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको जस्ट दिखाना आपके सामने मकसद था। तो मैं अब इसको अगली स्लाइड पे दिखाता हूं कि किस तरह से। अब अगली स्लाइड में हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा एक बॉडी को उठाने के लिए। तो ये mgh के बराबर है और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कैलकुलेट इट। कैलकुलेट तो मैंने खुद कर दिया पिछली स्लाइड में। अब आपने खुद बताना है कि यही पोटेंशियल एनर्जी जो है के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द फील्ड के इक्वल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पॉइंट से ली जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, इसको समझ लें कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास जमीन की सरफेस है, चलें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जमीन की सरफेस है और जमीन की सरफेस के ऊपर एक टेबल पड़ा हुआ है लाइक दिस, इस तरह। और इस टेबल की भी एक सरफेस है ये वाली। तो आप क्या कहेंगे कि अगर एक किताब या एक चले बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो टेबल की सतह के लिहाज से बुक की कोई हाइट नहीं है। तो इसका मतलब है टेबल की सरफेस के लिहाज से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है किताब की, लेकिन इसी किताब की हाइट जमीन के लिहाज से तो जीरो नहीं है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी ली जाएगी हम ये बताएंगे कि हम किस रेफरेंस सरफेस से ले रहे हैं। अगर टेबल की सरफेस के लिहाज से बात करें तो किताब की पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, जबकि जमीन के लिहाज से बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, mgh होगी। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जमीन पर दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। चेक कर लेते हैं वो दो पॉइंट्स कौन से हैं। देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि फर्ज करें, इमेजिन कर लें कि जमीन एक सफियर है, हालांकि ये जियो सफियर है। तो जमीन की सरफेस के एन ऊपर अगर हम बात करते हैं, जमीन की सरफेस के एन ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे लगेगा कि ये जमीन का सेंटर सी है। और अगर एक बॉडी या कोई भी चीज जमीन के एन सरफेस के ऊपर पड़ी है तो उसकी जमीन के लिहाज से हाइट कितनी हुई? आपका जवाब होगा जीरो। तो जमीन की सरफेस पर अगर कोई बॉडी होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। दूसरा, अगर हम जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाते हैं, मैं कहता हूं फर्ज करें ये जमीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी इसके बाहर अगर कोई बॉडी ले जाए तो जमीन उस पर अपना कोई इफेक्ट नहीं रखाएगी। मींस के ये अगर बॉडी जमीन के फील्ड से बाहर चला गया तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे इन्फिनिटी पॉइंट। इस पर बात हमारी अगले लेक्चर में होनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर इन्फिनिटी पे चला गया तो फील्ड लिमिट से बाहर चला गया, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी जमीन के केस में कहां कहां जीरो है? दो जगह पे, जमीन की सरफेस के एन ऊपर या फील्ड से बाहर। अब मैं ये अपनी ड्राइंग इरेज करता हूँ और ये चीजें आपको दिखाता हूँ स्लाइड पे। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? नंबर वन, सरफेस ऑफ अर्थ जहां हाइट जीरो। नंबर टू, इन्फिनिटी, द पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अगर बॉडी चला जाए तब भी। अब आप इसको बड़ी आसानी से समझ गए। तो एक मिसाल और देख लें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी कंप्रेस किए हुए स्प्रिंग में या स्ट्रेच किए हुए स्प्रिंग में होती है। जैसे गुलेल की मिसाल है, गुलेल के अंदर जो रबर है जिससे गुलेल बनी है, तो उसको जब हम खींचते हैं और उसके अंदर पत्थर रखते हैं तो खिंचाव के नतीजे में जो अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसे कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही एनर्जी बाद में उस पत्थर की काइनेटिक एनर्जी बनती है। आप पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2kx² के बराबर होता है। तो बच्चों, हर पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं है। बच्चे समझते हैं शायद कोई भी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जैसे 9th में आपने समझ लिया होगा शायद ऐसा। तो नहीं, mgh सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में और एक्सटेंशन के बारे में बताया। ये सारी बातें 7वें चैप्टर में आनी है, तफसील से देखेंगे। हमारा लेक्चर प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। आज हमने
मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स को प्रूफ भी किया, उसके बारे में छोटी छोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जा सके।